हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चनों के साथ। और इस वीडियो में हम आपके सामने मॉक टेस्ट 10 लेकर आए हैं। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक मॉक टेस्ट है, जिसको करने के बाद आपके लिए बहुत ही मैथ के क्वेश्चनों का करना आसान हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का सबसे खतरनाक और पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक संपूर्णांकों का योग यानी सम संख्याओं का योग 140 है। 7 क्रमागत संपूर्णांकों का योग 140 है, तो इनमें सबसे बड़ा संपूर्णांक बताना है। तो सिंपल से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे कि ये 7 क्रमागत सम संख्याएं यहाँ पर आपके सामने लिखी जाएंगी, तो इन सभी सातों संख्याओं का योग 140 है। तो जैसे ही मैं 140 को इन 7 संख्याओं से डिवाइड करूंगा, तो बीच का नंबर यानी कि एवरेज नंबर यानी कि औसत संख्या ज्ञात हो जाएगी हमें। तो चलिए करते हैं, 7 दूनी 14, 20 बार कटा है ये, यानी कि एवरेज नंबर हो गया हमारा 20। तो 3 संख्या इधर छोड़ेंगे और 3 संख्या इधर छोड़ेंगे, तो एवरेज संख्या हो गई हमारी 20। तो ये हमारा औसत संख्या हो गई इन सभी सातों संख्याओं में 20। अब बस आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखें, इनमें सबसे बड़ा संपूर्णांक बताना है। तो देखिए, इसके बाद संपूर्णांक सम संख्याएं 2 के अंतर से बनती है। जैसे आप 20 में 2 जोड़ेंगे 22 और 2 24, 2 26, 26 आ जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा संपूर्णांक है हमारा 26। या 20 में 6 जोड़ लीजिए आप, 26 होता है। वही बात आती है, क्योंकि 1 2 3 प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ता जा रहा है, तो 3 संख्याओं में 2 3 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 20 में 6 बढ़ाकर आप 26 कह सकते हो। तो हमारा सबसे बड़ा संपूर्णांक हो गया 26। देखिए, आसानी से मैंने आपके सामने इसका आंसर ला दिया है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 26। तो वह सबसे बड़ा संपूर्णांक हो गया 26। नेक्स्ट देखते हैं, 2 संख्याओं के घनों का अंतर। जबरदस्त क्वेश्चन है। 2 संख्याओं के घनों का अंतर है 999। इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से होगा क्वेश्चन। ये हमें दिया है 999, 2 संख्याओं के घनों का अंतर। तो हम इधर भी दोनों संख्याओं के अनुपातिक घनों का अंतर लिखेंगे। ये दोनों संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, तो इनके घनों का अंतर देखते हैं। 4 का घन होता है 64 और 3 का घन होता है 27। तो इनका अंतर हो जाता है 14 में 7 गए 7, 5 में 2 गए 3, 37 हो जाता है अंतर इनका। ये रहा। अब 37 से 999 को काटा जाएगा 27 बार। अब 27 का घनमूल निकालेंगे, यहाँ पर 3 आता है। क्यों? क्योंकि जब घन के अंतर को घन के अंतर से ही डिवाइड किया जाएगा, भाग किया जाएगा, तो घनमूल निकाला जाएगा। अगर यहाँ पर वर्ग का अंतर होता, तो वर्ग के अंतर को वर्ग के अंतर से जब भाग दिया जाता है, तो वहां पर वर्गमूल निकाला जाता है। घन के लिए घनमूल और वर्ग के लिए वर्गमूल निकाला जाता है। तो देखिए, 1 की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब पूछा है हमसे छोटी संख्या का वर्ग बताए। सबसे पहले हम छोटी संख्या देख लेते हैं। छोटी संख्या हमारी यहाँ 3 के रेशो में है, तो सबसे छोटी संख्या है हमारी, छोटी संख्या 3 के रेशो में 3 की गुणा करेंगे यहाँ पर, तो छोटी संख्या 9 आ गई। अब छोटी संख्या का वर्ग बताना है हमें। छोटी संख्या का वर्ग, अब इसका वर्ग कर दीजिए। 9 का वर्ग हो गया 81। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 81। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 81। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। एक अंडों की टोकरी में हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी होते हैं, अनुपयोगी का मतलब व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे होते हैं, तो टोकरी में
अंडों की संख्या बताओ। तो देखिए बहुत ही आसान और टेक्निकल तरीके से, अगर 5 व्यर्थ अंडे, देखो 8 में से 5 व्यर्थ अंडे हैं और टोटल हो रहे हैं 5 का दुगना 10 व्यर्थ, तो 8 का दुगना 16 हो जाएंगे कुल सड़े अंडे, कुल सड़े हुए अंडे 16 हो जाएंगे। देखो 5 सड़े हुए अंडे अनुपयोगी, अनुपयोगी का मतलब व्यर्थ है, और अब 5 का दुगना, अनु कह रहा है यदि टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, यानी 5 का दुगना तो 8 का दुगना, कुल टोकरी में सड़े हुए अंडे 8 का दुगना 16 है। तो हमसे पूछा है टोकरी में अंडों की संख्या, तो लीजिए आसान है क्वेश्चन, 25 गुणा 16, 25 गुणा 16, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 गुणा 16 400। तो टोकरी में कुल अंडों की संख्या थी 400 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब यदि आप माइंड का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं तो आसानी से करोगे, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूं। देखिए एक अंडों की टोकरी में हर 25 अंडों में से, हर 25 अंडों में से 8 अंडे सड़े हुए होते हैं, जिनमें 5 बिल्कुल व्यर्थ होते हैं, जिनमें 5 बिल्कुल व्यर्थ होते हैं। और यदि टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, यानी कि 5 का दुगना 10, तो 8 का दुगना 16, टोटल सड़े हुए कुल अंडे आ जाएंगे, कुल सड़े हुए अंडे 16। अब देखो 25 अंडों में 8 में से 5 सड़े अंडे यानी कि व्यर्थ है, और यदि 5 का दुगना 10 हो रहा है तो 8 का दुगना 16। अब मैंने 16 की गुणा करी 25 में, तो कुल अंडों की संख्या आ जाएगी 25 गुणा 16 होता है 400। तो क्वेश्चन का आंसर बन गया है बहुत ही आसान, ऑप्शन बी 400। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक संख्या को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला भाग 3 गुना और दूसरा भाग का 6 गुना तथा तीसरे भाग का 8 गुना आपस में बराबर है। यदि पहला भाग है 1600 तो तीसरा भाग बताए। बहुत ही आसान, देख लीजिए पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। देखिए पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना आपस में बराबर है। ये रहा। अब देखिए यहाँ पर तीनों भागों का सही और प्रॉपर रेशो हम ज्ञात करेंगे 3, 6, 8 का एलसीएम लेकर। 3, 6, 8 का एलसीएम होता है 24। अब बारी बारी तीनों से भाग करेंगे, इनका रेशो आ जाएगा 3 × 24। पहले भाग का रेशो 8 और 6 चौक 24 और 8 तिये 24। तो ये आ गए हमारे तीनों भागों के प्रॉपर सही रेशो। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है यदि पहला भाग 1600 है तो हमारे यहाँ पहला रेशो कितना है 8, 8 के बराबर 1600, और पूछा है तीसरा भाग, तीसरे भाग की गुणा करेंगे 3 की, तो क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं पर मिल जाएगा। 8 दूनी 16, 200, 200 तिये 600। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 600। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, तीसरा भाग 600। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 सुपर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हो आप, और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना सकते हैं आप। देखिए 64 की घात 1/3 प्लस 27 की घात 1/3 पर होल पावर 3 है। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं, तो हम इसी को हल करेंगे। 64 को हम 4 की घात 3 कहेंगे और घात 3 से 3 को काट देंगे तो 4 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस 27 में 3 की घात 3 होता है और इस पर घात 1/3, तो इसको भी ऐसे ही 3 से काट देंगे 3 को, तो 3 रह जाएगा। ऐसे हम इसको कह सकते हैं।
अब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाता है। अब 7 पर घात 3 ये हो जाएगी और 7 की घात 1 ये हो जाएगी, तो 7 की घात 4 हो जाएगी। देखो 4 और 3 7 पर घात 3 और गुणा 7 की घात 1 ये, तो जब आधार समान है घात जुड़ जाएगी, 7 की घात 4 ऐसे। और ऊपर 1/4 घात से गुणा करेंगे इसमें। अब घात 4 से 4 घाटा, 7 की घात 1 मतलब हो गया 7। तो इसका आंसर हो जाता है 7। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 6, x की घात 5 को भाग करेंगे x की घात 4 से, तो x की घात 4 से 5 को भाग करेंगे, x की घात 1 रह जाएगी। अब x की घात 1 की घात 3 में करेंगे तो x की घात 3 रह जाएगी। अब x की घात 3 को भाग करेंगे x की घात 2 से, तो भाग करने पर घात घट जाती है जब आधार समान होता है, तो x की घात 1 रह जाएगी और 1 घात लिखे नहीं जाती। देखो 1 घात लिखी नहीं जाती, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, सेम पॉइंट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है x। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ जाता है x। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है x। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। चावल के 3 ढेर है जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो, 204 किलो है और एक बैग की अधिकतम क्षमता। देखिए जहाँ पर अधिकतम क्षमता या अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो वहाँ दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का HCF हमें ज्ञात करना है। और HCF किसे कहते हैं? दी गई सभी संख्याओं में दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर होगा HCF। देखो तो दो निकटतम संख्याएं आपस में ये है, क्योंकि ये और ये दोनों तो ज़्यादा डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रही है, बट दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर हमारा इनका बनता है, कितना अंतर बनता है इनका? 24 बनता है। 144 में से 120 घटाइए तो दोनों का अंतर HCF होगा। अब HCF यहाँ पर नहीं बन रहा है, 24 पंजे 120, 24 छिके 144, बट 24 से ये नहीं कट रहा है, जबकि 24 से सभी संख्याएं कट जानी थी। लेकिन मैंने कहा है कि यदि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर अगर HCF है तो अच्छी बात है, अगर अंतर HCF नहीं है तो फिर अंतर के फैक्टर करेंगे। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे, दो अंतर के फैक्टर करेंगे। कौन कौन से हो गए दो फैक्टर? 12 दूनी 24, वैसे 8 3 24 भी हो, 6 चौक 24 भी हो, लेकिन हमें बड़े से बड़ा देखना है। तो यहाँ पर 12 बनता है इनमें, तो 12 से आप सभी संख्याओं को बारी बारी काट के देख लेंगे। देखो 12 ढाई 120, 12 12 144 और 12 1 12, 8 बचेंगे, हो गए 84, 12 7 84। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 12। ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 50% अधिक, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, डर जाता है, जिससे क्वेश्चन हल नहीं कर पाता। तो हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। दो संख्याओं का HCF एलसीएम क्रमशः 20 व 120 है। देखो HCF तो 20 है, एलसीएम है 120। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि HCF वाली संख्या एलसीएम वाली संख्या को पूरा पूरा भाग कर देता है। तो 20 छिका 120। अब ये दो संख्याओं के अनुपातिक गुणनफल का मान होता है ये 6। यदि संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या बताओ। तो यहाँ पर दो संख्याओं के अनुपातिक मान का गुणनफल है, तो इसके फैक्टर कर लेंगे, 3 दूनी 6। अब देखो एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, इससे ये 50% अधिक है, इससे ये 50% अधिक है। देख सकते हो आप, देख लीजिए। चलिए 2 पर 1 ज़्यादा है ये, तो 1/2 आप कह सकते हो 50% अधिक, ऐसे बता सकते हो। तो
तो छोटी संख्या बताए, देखिए छोटी संख्या जिसका रेशो छोटा होगा वो छोटी। अब इस छोटे रेशो में ही हम HCF की गुणा कर देते हैं, 20 की गुणा कर देंगे। HCF जो है ना 20 की गुणा कर देंगे, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं। तो सबसे छोटी इन दोनों में हमारी संख्या आई है 40। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% और लड़कों की संख्या का 1/20% के बराबर है। देखो गर्ल्स का 10% हो 1/10 और बॉयज का 1/20 के बराबर है। तो बराबर में इसको छोटा कर सकते हैं, 0 से 0, और बटे का मान अपना होता है 1 से मैंने 1 काटा, और गर्ल का रेशो आ गया 1, लड़कों का रेशो आ गया 2, लड़कियों का रेशो आ गया 1। अब हमसे पूछा है लड़कों तथा लड़कियों का, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो बताओ। तो बॉयज़ का रेशो 2 है, गर्ल्स का रेशो 1 है, तो 2:1 का अनुपात है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। देखिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 साल है। देखिए 1 2 3 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। अगर मैं 4 से ही इसको भाग दूं तो औसत आ जाता है। औसत 2 संख्या इधर छोड़ूंगा, 2 इधर, बीच की संख्या आ जाएगी। 14 चौका 56, 14। अब देखो सभी की आयु में अंतर समान है जो कि 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े भाई की आयु हमें बतानी, तो 4 के अंतर से सभी की आयु निकालनी है और उसमें सबसे बड़े भाई की आयु बतानी है। तो देखो अगर मैं 2 इधर से कम करूँगा 12 और 2 इधर आगे बढ़ाऊँगा 16, तो देखो 4 का अंतर हो गया, तो 12 4 16 और 4 20, और 4 इधर घटाएंगे 8, तो हमारी चारों भाइयों की आयु आ चुके हैं 8 12 16 20, और यदि इन चारों को जोड़े तो 56 वर्ष आता है। तो सबसे बड़े भाई की आयु आ गई 20, तो सबसे बड़े भाई की आयु आती है 20 वर्ष। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 20 वर्ष।